नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में ये वीडियो होगा आपके लिए कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, कक्षा 12 कंपल्सरी हिंदी यानी अनिवार्य हिंदी की प्रमुख पुस्तक है हमारी। कौन सी है? आरोह। कौन सी है? आरोह, जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है और यही कोर्स इस बार सत्र 21-22 के लिए आरबीएसई सत्र 21-22 सेशन 21-22 आरबीएसई के लिए भी एनसीईआरटी सिलेबस को निर्धारित किया गया है। इसका पहला पार्ट अनिवार्य हिंदी की प्रमुख पुस्तक है आरोह। इसका पहला अध्याय हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता को हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ये इसका होगा दूसरा पार्ट संख्या 2 में हम पढ़ेंगे इनकी दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कहाँ से ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई है। इस पार्ट और इसकी व्याख्या यानी इसका अनुवाद और इस पार्ट से संबंधित प्रश्नोत्तर हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, सूर्योदय होता है और अस्त भी होता है। करने वाले इस सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में बहुत कुछ कर दिखा देने का हौसला भी रखते हैं, जोश रखते हैं। जुनून रखने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं और बाकी समय नहीं है, ऐसा कहकर ये दिन पूरा पड़े पड़े ही यूं ही व्यर्थ के कामों में भी गुजार देते हैं। समय सबका आता है, कौन इसका कैसा उपयोग करता है और कौन इसकी कैसे पहचान करता है, ये एक समय का सच्चा पार की ही कर सकता है। तो ठीक उसी तरीके से कि दिन हमेशा जल्दी जल्दी ही ढलता है, सूर्य उगता हुआ दिखता है और अस्त होता हुआ दिखता है, लेकिन इस पूरे दिन भर में मनुष्य उन कैसी क्रियाकलापों को करता है या तो वो खुद जानता है या उसका भीतर का आत्म तत्व जानता है, भीतर की आत्मा जानती है। लेकिन जब इस समय में यदि आपके अपने कोई हो, अपने से मिलने की चाह हो, कोई आपकी राह देखने वाला हो घर पर, तो उसके लिए आप मिलने के लिए व्याकुल भी होते हो, बेचैन भी होते हो, जल्दी जल्दी भी काम पूरा करके घर लौटने की ख्वाहिश भी रखते हो। तो कुछ ऐसे ही कविता लेकर कौन आए हैं? कवि हरिवंश राय बच्चन साहब जी कुछ ऐसी ही कविता लेकर आए हैं आपके लिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है और सच में दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है। जिन लोगों को काम नहीं करने का होता है ना, वो ऐसे बहाने बना देते हैं कि हमारे पास में क्या नहीं था? समय नहीं था। और कुछ ऐसे होते हैं जो सच में इस तरीके की राह देखते हैं कि कहीं दिल न डल जाए, जो हमें समय रहते काम पूरे कर लेने चाहिए, वो सच में समय रहते ही कम कर लेने चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं कहीं। भाषा इसकी कैसी है? खड़ी बोली भाषा है। इसके जो संबंधित भाषा संबंधित या काव्य संबंधित है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, तुकबद्ध रचना यानी तुक मिलान किया हुआ है तो उसको बोलते हैं तुकबद्ध रचना। ठीक है, तुकबद्ध रचना है। अनुप्रास, अलंकार और कहीं कहीं पे आपके रूपक, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, और मानवीकरण अलंकार भी अलंकार की छटा भी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ होगी वो आपको बता दिया जाएगा। शांत रस। ठीक है,
जो शब्द चयन है वो सटीक और है, और इसके अलावा आप देखोगे तो आपको इन शब्दों के साथ में तत्सम शब्द भी मिलेंगे। कहाँ होंगे, आइए देखते हैं। अब इसकी व्याख्या करके देख लेते हैं। ठीक है, कवि क्या कहता है कि हो ना जाए पथ में रात कहीं, कहीं बीच रास्ते में, पथ में यानी रास्ते में, चलने वाले मार्ग में, कहीं रात नहीं हो जाए ऐसा सोचकर। मंजिल भी तो है दूर नहीं, हालांकि उस यात्री के लिए मंजिल भी ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, यह सोच थका दिन का पंथी। दिन का पंथी यहाँ किसके लिए आया है, यहाँ पे दिन का पंथी आया है। यहाँ पे एक दो अर्थ लिए जा सकते हैं, यहाँ कवि के लिए भी आया है और दिन का पंथी कहा गया है सूर्य को। ठीक है, यानी वो अपने लिए तो अपने आप को एक यात्री समझकर कह रहा है और ऐसे सूर्य के लिए। ठीक है, तो दिन का पंथी इसमें आपके रूपक अलंकार है। हालांकि काम करते करते वो पूरे दिन भर काम करते वो तो थक गया है, लेकिन फिर जब उसके मन में ख्याल आता है कि यार रात में ही रात नहीं हो जाए, हालांकि मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी चलता है। क्या सोचकर चलता है कि कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, ऐसा सोचकर वो जल्दी जल्दी चलता है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन कैसे ढलता है? दिन जल्दी ही ढलने लगता है। आप खुद इसको नोट करके देखिएगा कि जब दिन ढलने वाला होता है तो एक पल में अंधेरा कैसे हो जाता है, इसका कुछ भी पता नहीं रहता है। तो कुछ कवि भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से कह रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा में यानी आशा में, राह देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे नीडों से यानी घोंसलों से। तो यहाँ किसके लिए आ गया है, यहाँ पक्षियों का वर्णन कर दिया है। यानी प्रकृति के माध्यम से एक साधारण मनुष्य का मन की जो क्रियाएं होती है उस संदर्भ में रखकर कवि ने इस कविता की रचना की है कि घोंसलों से यानी झांक रहे होंगे, यानी बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे, घोंसलों से वो बाहर झांक झांक कर देख रहे होंगे कि कब हमारे माता पिता हमारे लिए दाना लेकर आएंगे। ऐसा ध्यान कि हमारे बच्चे हमारी राह में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। जब ऐसा ध्यान चिड़ियों को आता है तो चिड़ियों के परों में यानी पंखों में, उनके पंखों में क्या बढ़ता कितनी चंचलता है। ऐसे तो वो उड़ ही रहे होते हैं, लेकिन जब ये ध्यान उनके दिमाग में आता है तो उनके पंख और भी अधिक तेजी से चलने लगते हैं, यानी वो और अधिक तेजी से गति करने लगते। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहीं रात नहीं हो जाए, कहीं हम घोंसलों तक नहीं पहुंच पाए, यानी अपने प्रिय से मिलने की कि भी हमारा कोई घर पे इंतजार कर रहा है। जब ऐसा ध्यान मनुष्य के दिमाग में आता है ना, वो कितना ही थका रहा क्यों नहीं हो, वो जल्दी जल्दी घर पहुंचने का सोचने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षियों के माध्यम से किसके, क्योंकि चिड़िया के बच्चे क्या, जैसे बच्चे क्या जानते हैं कि भी जब शाम होते ही उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर आते हैं, तो इस आशा में वो क्या करने लगते हैं, घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं। तो दिन जल्दी, ठीक है, और जब ऐसा ध्यान पक्षियों के दिमाग में, जब वो पक्षी हैं तो भी तेजी से होने लगते, तो हम तो मनुष्य हैं, जब किसी प्रियतम हमारी कोई राह देख रहा होगा, ऐसा ध्यान आता है तो वो अपना कदमों में चंचलता को भर देता है। ठीक है, इस संपूर्णपण में किसका आपको लग रहा है, किसका इंगित, किस ओर इंगित किया है, ममता की ओर। ममता, अपने प्रियतम के प्रति ममता, ये तो बच्चों के प्रति है तो ममता वात्सल्यता ही होगा। ठीक है, और यदि मनुष्य के लिए हो तो वो प्रेम है, और अगर मनुष्य पिता है और वो अपने बच्चों के लिए करता है तो यहाँ पे भी वात्सल्य ही आएगा। ठीक है, यानी ये किस चीज की प्रेरणा देती है कि प्रेम और मानवता की, ममता की। ठीक है, फिर आइए देखते हैं। अब यहाँ कवि ने अपने ऊपर कहा है, क्योंकि पत्नी की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने ये जो कुछ रचना है वो बाद में लिखी थी। तो कवि क्या कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर में कौन
व्याकुल हो रहा है, कौन बेचैन हो रहा है, कोई मेरी राह नहीं देख रहा है, मैं हूँ किसके हित चंचल, अब मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए अपने कदमों की गति को तेज करूं, मैं क्यों चंचल हूं, मुझसे मिलने को भला कौन घर पे मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा करने वाला मेरे घर में कोई नहीं है। और जब ऐसा प्रश्न जब कवि के दिमाग में आता तो शिथिल करना यानी मंद कर देना, धीमा कर देना। तो कवि कह रहा है कि मेरे कदम, जब ऐसा विचार मेरे दिमाग में आता है, प्रश्न आता है, तो वो मेरे पद को यानी मेरे कदमों को, मेरे पैरों को शिथिल यानी धीमा कर देता है, कमजोर कर देता है, मंद पड़ जाता है और बढ़ जाती है उर यानी हृदय में क्या बढ़ जाती है, विहलता यानी बेचैनी, एक छटपटाहट सी भरने लगती है, व्याकुलता से भर उठता है। दिन जल्दी जल्दी डलता है, दिन कैसे डलता है, बहुत जल्दी जल्दी डलता है। तो इस तरीके से आपके ये सरल सहज साहित्यपूर्ण खड़ी बोली में रचना हुई है और इस खड़ी बोली भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया। तत्सम शब्द कैसे हैं, जैसे चंचल है, आपके शिथिल है, प्रश्न है, विकल है, ये सारे कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तद्भव शब्द भी है, देखो नीडो का ये ऐसे, तो तत्सम और तद्भव शब्द का भी है। अनुप्रास अलंकार है ही है आपके, और प्रश्न, ये जैसे प्रश्न चिन्ह जैसे आता है तो वह प्रश्नात्मक अलंकार, ठीक है। और बाकी में तो शांत रस था, और यहाँ पे कवि ने अपने वियोग को, वीरों को गाया है, तो वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। आगे समझ में, आइए बढ़ते हैं इनके प्रश्नोत्तरी की तरफ। कविता के साथ में देखिए कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, बिल्कुल कर रही है। कवि ने कहा मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करती हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। ये कथन जब हम पढ़ते हैं तो ये कथन दोनों आपस में कैसे लगते हैं, विपरीत ही लगते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हुए लगते हैं, लेकिन जबकि वास्तव में ये विपरीत है नहीं। क्यों? क्योंकि कवि ने यहाँ पे कहा है कि हमें इस संसार में जो जीवन मिला है, जो ये संसार हमें मिला है, जो हमें जीवन मिला है, तो हम इस जीवन में मिला है, तो इस जीवन को पूरा करने के लिए इस तमाम उम्र के पड़ाव में सारी जिम्मेदारियां आनी, सांसारिक दायित्व आने, तो उनको तो हमें पूरा करना ही करना है। तो जब उन सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना है तो लोग या कवि ने उन्हीं को भार बताया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें उन दायित्वों को पूरा तो करना है, लेकिन उन दायित्वों को पूरा करते हुए ये संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या टिप्पणी करता है, हमारी क्या आलोचना करता है, या कैसी परंपराओं पर चलता है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। ये कि भाई हमें संसार में रहना तो है, तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, तुलसी यो संसार में सबसे हिलमिल रही है, नदी नाव संयोग, जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, ठीक वैसे ही हमें हिलमिल कर चलना ही है। लेकिन वो क्या करते हैं, हमें उसका ध्यान नहीं करना है। तो ठीक वैसे ही यहाँ विपरीत तो लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। क्योंकि इन संबंध में अगर देखा जाए तो दाना का अर्थ होता है ज्ञानी, यानी ज्ञान। दाना का अर्थ होता है ज्ञान। जहाँ ज्ञान होता है ना, तो वहाँ खुद ब खुद, क्योंकि ज्ञान, सांसारिक ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति क्या बन जाता है, मूर्ख हो जाता है। अपने आप को अहंकार आ जाता है उसके अंदर, तो वो अहंकारी बन जाता है। ठीक है, यानी इस संसार में ज्ञानी भी रहते हैं और मूर्ख भी रहते हैं, दोनों ही लोग रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि
सत्य के स्वरूप की कोई भी खोज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सांसारिक ज्ञान समझकर अपने आप को समझने लगते हैं कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो सत्य के स्वरूप को यानी आत्म तत्व क्या है इसकी वो अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अहंकार ज्ञानियों को सत्यों की राह तक पहुंचने नहीं देता। इसलिए कवि ने ऐसा कहा कि जहाँ सांसारिक ज्ञान है वो वास्तव में कैसे हैं? अज्ञानी है। यानी इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों रहते हैं, निरक्षर और साक्षर। आप यूं समझ के देख लीजिए। सही अर्थों में तो कवि की दृष्टि में देखा जाए तो जो निरक्षर है वो वास्तव में ज्ञानी है, और जो साक्षर है जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली है अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, कवि की दृष्टि में वो कैसे हैं? मूर्ख हैं। ऐसा इसलिए कहा है। ठीक है। तीसरा देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ कवि ने अपने आप को इस संसार से पूरा अलग बताने के लिए और शब्द का प्रयोग किया है, 3 बार प्रयोग किया है। तो ये शब्द एक प्रकार से विशेषण शब्द है। कैसा है? विशेषण है। तो पहला और तीसरी बार जो प्रयुक्त हुआ है उसमें तो उसका अर्थ हुआ है, यानी प्रथम और तीसरी बार जो हुआ है उसमें तो इसका अर्थ है भिन्न या अलग होना, भिन्न या अलग। जबकि दूसरी बार जो प्रयुक्त हुआ है उसका शब्द और का अर्थ क्या होगा? और, तथा। ठीक है। तो शब्द की आवृत्ति होने से, क्योंकि पाठ के उस पहले पार्ट में भी बताया जा चुका है कि और शब्द में क्या है? यमक अलंकार है। तो कवि ने अपने आप को इस संसार से अलग बताने के लिए इस और शब्द का विशेषण के तरह से व्यक्त किया है कि मेरा यानी मैं ठहरा त्यागी और समर्पण भाव वाला, और ये संसार ठहरा भोगीवादी जो धन विलास के पीछे भागने वाला। तो मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। अपने आप को पूरी तरीके से अलग बताने के लिए इस और शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का मतलब कवि कह रहा है कि कवि का कहने का अर्थ है ये कि कवि जब कहता है तो उसकी वाणी कैसी होती है? मधुर होती है, शीतल होती है, कर्ण प्रिय होती है, यानी लोगों को अच्छी लगने वाली होती है। लेकिन वो अपनी कोमल वाणी में भी उसके भीतर कितना दुख, कष्ट या वेदना छिपी हुई है ये तो वो भला कवि ही जानता है। और यही वो आग है जिसको वो अपनी शीतल वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है, विरोधाभास अलंकार के साथ में। 5वां, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? अब बच्चे सीधी सी बातें जानते हैं कि जब सुबह को उनके माता पिता दाना पानी की खोज में जाते हैं तो दाना पानी लेकर वो शाम को ही लौटते हैं। तो माता पिता वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन सामग्री लेकर आ रहे होंगे। इस आशा में ही वो घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कविता में 3 बार आवृत्ति की गई है। आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? कि भाई एक तो ये क्या है कि आपने देखा होगा कि स्थाई या टेक कि जब गीत लिखे जाते हैं ना, गीति शैली लिखे जाती है तो स्थाई या टेक ऐसे लिखा जाता है जिसको जो स्टेंजा जो वाक्य होता है उसके बाद में दोहराया जाता है ऐसे। ठीक है। ये ऐसे रचना हो के फिर इसको ऐसे यहाँ पे वापस इसको प्रयोग किया जाता है। एक तो ये है, और दूसरा है कि हमारा जो जीवन है, जो समय है वो बहुत कम है। जो भी समय मिला है आपको कार्य करने के मिला है वो आपके लिए बहुत कम है, तो इसको समय रहते पूरा कर लीजिए, अन्यथा आप समय नहीं होने का रोओगे कि भी समय काश हम वो ऐसा कर लेते। तो ये कुछ ऐसा ही मैं भी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए भी जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं और प्रमोट होने के चक्कर में या प्रमोट होने के इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या है हमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसे प्रमोट होने से भला खुशी नहीं मिलने वाली है। प्रसन्नता तब होती है जब हम अपनी मेहनत से उन ऊंचाइयों को छूते हैं। तब हकीकत में दूसरा कोई करे न करे अपने खुद की पीठ थपथपाने का, अपने को खुद को एक भीतर से वो महसूस होता है, वही आप लोगों को भी महसूस करना है। एक छात्र को भी ऐसा, एक छात्र को तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, हो गया ये यहाँ पे। अब कविता में एक संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है,
यानी जिस परिस्थितियों में आप रहते हो, जैसा आपको मिला है, आप उसी के साथ में, भाई सुख आया तो भी आप समान रहो, और दुख आया तो रोना रोना नहीं है। जैसे सुख आया उसके पीछे दुख आया तो दुख के पीछे सुख भी आएगा। या आप एक जैसे पुरानी कहावत है कि यह समय बीत जाएगा, यह समय बीत जाएगा, इन पंक्तियों को, या ये वक्त गुजर जाएगा। अब ये कोरोना काल का भी आप लेके देख लो, पहली लहर आई थी वो भी खत्म हो गई, अब दूसरी लहर आई है तो ये भी खत्म होने की कगार पर है, और तीसरी लहर की भी चेतावनी दी जा रही है, डराया जा रहा है। तो डरना नहीं है, उस समय इस बातों को देख लो कि ये समय भी बीत जाएगा, चाहे सुख आएगा चाहे दुख आएगा, हमें अनुकूल रहना है, दोनों को अच्छे से झेलेंगे तो उसमें खुशी और मस्ती का माहौल हम पैदा कर सकते हैं। ये मेरे अपने निजी विचार हैं। आपको भी मैं तो यही संदेश देती हूँ, यही सलाह देती हूँ कि किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है। कौन आपके बारे में क्या कहता है इसको सोचना नहीं है। आत्मपरिचय कविता को जिसने पढ़ लिया है, वास्तव में तो वो यही महसूस करता है। मैं तो खुद अपने जीवन के आदर्श हरिवंश राय बच्चन जी को मानती हूँ। इनकी कविताएं मेरे भीतर भी बहुत कुछ भर देती है, मुझे बहुत कुछ सिखा देती है, और इन्हीं की प्रेरणा के सहारे मैं भी अपना जीवन हंसी खुशी मस्ती के साथ में गुजार देती हूँ। रोना रोएंगे तो भी वही जीवन है, और हंसेंगे तो भी वही जीवन है। तो कुछ इसी तरीके से पढ़ते रहिए। पढ़ाई को आप छात्र क्या कोई भी हो, पढ़ाई को नियमित बनाए रखिए, इसी में ही आप लोगों की फायदा है और भलाई है। अच्छा खासा आपका ही हो जा रहा है। यहाँ एक आत्मपरिचय के साथ साथ इसमें उनकी भी कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी की भी, कि भाई आत्मकथाएं लिखते समय लोगों को अपने मन में, या कवियों के जो कितने महान कवि थे फिर भी उनके मन में भी, या वो भी कितने छल हुए होंगे, उनके साथ कितने धोखे हुए होंगे, प्रेम भी हुआ होगा, नफरत भी हुई होगी, सब कुछ कह देना पड़ता है। तो उन्होंने भी आत्मकथ्य लिखते समय कुछ ऐसे ही है। तो आप इस कविता को पढ़िएगा, गौर कीजिएगा, और इस आत्मकथ्य में और आत्मपरिचय में आपको कितनी समानता दिखाई देती है। आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिख के देख लेना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।